जीवन क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यह क्लास 10th विषय विज्ञान के लिए, साइंस के लिए पेपर बनाया गया है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, समय बहुत कम है आप सभी के पास, क्योंकि आपका पेपर लगभग फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा। तो आज 1 तारीख हो गया, ठीक है। तो आप सभी के पास समय बहुत कम है, इसलिए आप जितना अधिक से अधिक हो सके मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर को हल करिए, ठीक है। जितना आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी टॉपिक को याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि याद करने से ही आपका पेपर अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप जितना याद रखेंगे उतना ही पेपर में आपको फायदा रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। याद नहीं रहेगा तो पेपर में आप बना के भी लिखेंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी छात्र पहले से ही याद करके रखिए। चलिए क्वेश्चन को देखिए। पहला नंबर दिया है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यह प्रश्न 2016 और 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो इस साल भी आने का चांस है, ठीक है। इस प्रश्न को बनाने से क्या है कि जैसे पेपर जो ऐसा लगता है कि पेपर जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, उसको बना दिया जाता है, ठीक है, उसको ले लिया जाता है, ठीक है। और जैसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कभी नहीं आते हैं, जो प्रश्न आने लायक नहीं होते हैं, तो बच्चे उसे भी याद करते हैं। यह मॉडल पेपर बनाने से क्या है कि बच्चों को एक टाइटल पता रहेगा कि कैसे प्रश्न पेपर में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध आशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो कमेंट करके बताइए कितना होता है। चलिए आप लिख दिए हम, शुद्ध आशुद्ध जल का मान पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। पीएच मतलब होता है क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको किसी इस पेपर से किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कमेंट करके या मैसेज कर दीजिएगा, या इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा इसके पूरे हल का, ठीक है। आप उससे लोड करके पढ़ लीजिएगा, चाहे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कैसे प्राप्त करेंगे बुझे हुए चूना से ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का पहले तो याद रखिए सूत्र होता है CuCl2, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। तब देखिए बुझे हुए चूना से, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। आपको यह याद रखना पड़ेगा बाबू। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ, तो कैल्शियम CaOCl2, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और क्या बन जाएगा, जल का निर्माण कर देगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बाबू। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, सोडियम सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए तो किससे प्राप्त करना है, सोडियम सल्फेट से, ठीक है जी। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। तो सबसे पहले सोडियम सल्फेट को लिखेंगे तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट, C से कार्बन से अभिक्रिया कराएंगे तो Na2 सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम, यस है ना। तो देखिए सोडियम सल्फाइड हो जाएगा और CO बन जाएगा, CO का निर्माण कर देगा। फिर उसी सोडियम सल्फाइड को Na2S को जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और CaS। कोई कंफ्यूजन, जिसमें Na2SO4 को हम क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट, और Na2CO3 को हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। कोई कंफ्यूजन बाबू। कोई अगर कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका तुरंत सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन बाबू। चलिए अब देखिए, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या होता है। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, ठीक है। जल का सूत्र होता है H2O। को जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपको हम बताए होंगे क्लास में या कोचिंग में, कभी भी बताए होंगे कि जब जल अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, निर्माण कर देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है,
ताकि, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आपको पता चल सके। ठीक है, अगला देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीकों को बताइए। तो लोहे के जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट कर देंगे या ग्रीस लगा देंगे या तेल का परत चढ़ा देंगे। ठीक है, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके, पेंट करके। ठीक है, दूसरा जस्ते की परत चढ़ा करके या विद्युत अपघटन करके। ठीक है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो दो लिखना है तो लिख देंगे लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट करके उसको जंग से बचाया जा सकता है, या जस्ते की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। अगला प्रश्न दिया है 6वां प्रश्न, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। क्या दिया है, योगात्मक अभिक्रिया को। यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बार बार पेपर में पूछता है। लोहे की अभी ना कि सर इतना सिंपल तो है बाबू, सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देगा तो सिंपल क्वेश्चन के लिए भी तो समय देगा कुछ। ठीक है ना, तो ये लोहे को जंग से बचाने के लिए दो देता है, कन्फर्म है, आता है पेपर में। ठीक है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या कर देंगे, पेंट करके और जस्ते की परत चढ़ा करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो योगात्मक मतलब होता क्या है, जोड़। योगात्मक मतलब क्या होता है, जोड़। तो योगात्मक में क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में क्या करते हैं, संयोग करके, ठीक है, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ का निर्माण नहीं करते। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बाबू, जैसे CH2 जब डबल बंद बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ सोडियम 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो किसका निर्माण कर देगा, एथिन का निर्माण कर देगा। यह किसका सूत्र है, एथिन का निर्माण है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, एसिटिक अम्ल से एथिन का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना, एसिटिक अम्ल से एथिन का निर्माण करना है। तो एसिटिक तो लिखेंगे CH3COOH। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराएंगे तो CH3COOH हो जाएगा और जल का निर्माण कर देगा। और यही CH3COOH का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यही क्या है, एथेन है बाबू। CH4 क्या है, यही एथेन का निर्माण हो गया। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन, यही क्या हो गया, एथेन का निर्माण हो गया, Na2CO3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपको ध्यान देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आया ना। अपने दोस्तों भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी पता चल सके बाबू। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला IPSC नामकरण 2 या 3 नंबर के आएंगे, कन्फर्म है। तो C2H5CHO, जब CHO रहता है तो एल्नाइल जोड़ते हैं तो प्रोपेनाइल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक है ना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। कार्बन की संख्या 2 और 1 3 पे प्रोप लिखते हैं। ठीक है, 3 पे क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। CHO रहता है तो नाइल जोड़ते हैं तो प्रोपेनाइल। अब देखिए कार्बन की संख्या 1 2 और 1 3, तो 3 के लिए प्रोप हो गया। COOH रहता है तो नोइक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, COOH रहता है तो क्या जोड़ते हैं, नोइक जोड़ते हैं। तो कार्बन की संख्या 1 2 3 है तो प्रोप हो गया, और नोइक जोड़ेंगे तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। ठीक है, CH3CH2Cl, तो Cl है तो क्लोरो हो गया। कार्बन की संख्या 2 है तो क्लोरो एथेन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचौड़क धातु की संख्या बताइए तथा उसके कार्यों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ तक देखिए केमिस्ट्री के बारे में था, अब देखिए बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बाबू, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपके लिए समय है, पूरा पर्याप्त है आपके लिए। जब आप कमेंट करेंगे उसके कुछ ही समय बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, हल मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पुमंग और जायांग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आपको अच्छे से याद कर लेना है। पुमंग और जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देख लीजिए, पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है और जायांग क्या होता है, पुष्प का मादा जननांग होता है। देखिए कितना सिंपल होता है। जो पुमंग होता है वो पुष्प का क्या होता है, क्या होता है जी, जननांग होता है। ठीक है, और जायांग जो होता है पुष्प का मादा जननांग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, परिवार नियोजन से आप
क्या समझते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सबको याद करना चाहिए ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न, अनुवांशिकता के जनक कौन है? अनुवांशिकता के जनक कौन है? ये देखिए 1 नंबर के या 2 नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यह रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा था। ठीक है, इस बार भी संभावना है पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना जरूरी है। ग्रेगर नाम क्या है? मेंडल है। ठीक है, अगला, लिंग सहलंगता से संबंधित 2 बीमारियों के नाम बताइए। तो देखिए बाबू आंसर भी लिख दिया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे प्रश्न को पढ़ते हुए। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो आपको जीवन क्लासेस के ही चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, जीवन क्लासेस के चैनल पे मिलेंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ऐसे वीडियो प्राप्त हो सके और उन्हें भी पेपर में लाभ प्राप्त हो सके। चलिए देखिए, लिंग सहलंगता से संबंधित 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो पहला होता है, क्या होता है बाबू? हीमोफीलिया होता है। दूसरा क्या होता है? वरांधता होता है। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन? अगला देखिए कि गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में, तो बाबू आपको पढ़ाया गया है कि यह बराबर r/2। ये मच्छर सब परेशान कर दिए सब। देखिए कि गोली दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो फार्मूला आपको पढ़ाया गया, यह बराबर r/2। तो ये तो गोली दर्पण के लिए हो गया, फोकस दूरी के लिए। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम r से लिखते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो r 1 जा मतलब r एकम में r और f का गुणा 2 में करेंगे तो 2f हो गया। कोई बात नहीं, इतना सिंपल हो गया। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके आप बताएंगे। कमेंट करके भूलना नहीं है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है ताकि आपको हम देखते हैं कितने लोग वीडियो को अच्छे से देखते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? आपको भूलना नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। 2 मिनट का है आंसर। ठीक है, 2 शब्दों का है आंसर। ठीक है ना, 5 शब्द लिखेंगे हो जाएगा आपका कमेंट फाइनल। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या अर्थ है? उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न, आपको ध्यान देना है। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जितना भी पेपर है बाबू देखिए मेरे दृष्टि से हम अगर बताएं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह बार बार रिपीट कर ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे प्रश्न जो हैं ये बार बार क्या होते हैं, पेपर में आने वाले प्रश्न है। तो आप सभी छात्र इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप क्या समझते हैं? इसके गुण, विधि और उपयोग। देखिए 5 नंबर में आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को लिखेंगे, फिर लिखेंगे हेडिंग डाल देंगे उसके गुण, फिर बनाने की विधि। ठीक है, फिर उसका उपयोग कि हम टूटे हुए हड्डियों में करते हैं। ठीक है ना, आपको कम से कम 2 उपयोग लिखना है। ठीक है, अगला, विद्युत रासायनिक श्रेणी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यह तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी प्रकार से वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है भर्जन। अगला प्रश्न है भर्जन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, फिर अगला प्रश्न है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पर टिप्पणी कीजिए। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन,
आपको सूत्र पढ़ाया गया है ना, CnH2n प्लस 2 होता है एल्केन का, CnH2n होता है, और ACnH2n माइनस 2 एल्काइन का होता है। ठीक है, आपको पढ़ाया गया है, उसके बारे में अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं आना है, आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, समय बहुत कम है, अच्छे से याद कीजिए ताकि पेपर के समय केवल रिवीजन करना रहे। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मेंडलीव तथा मोजले के आवर्त सारणी के नियम की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या दिया है, मेंडलीव तथा मोजले के आवर्त सारणी के नियम की क्या करिए, व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी के लिए है। किसके लिए, बायोलॉजी के लिए, कि रुधिर और लसिका में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, 70 में आपको 70 नंबर आप ला सकते हैं अगर इस मॉडल पेपर को आप पूरा याद कर लिए तो। 70 में 70 नंबर, क्योंकि 30 नंबर स्कूल से आपको मिल जाएगा प्रेडिकल पे। ठीक है ना, प्रेडिकल पे 30 नंबर आपको मिल जाएगा स्कूल से, और 70 नंबर अगर इतना टॉपिक जितना आज पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो में आप अगर उसे रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो 70 में 70 नंबर ला सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, चलिए धमनी और शिरा में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुधिर और लसिका में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर। अगला प्रश्न, गर्भ निरोध की विधियां कौन कौन सी है, गर्भ निरोध की विधियां कौन कौन सी है, परागण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, DNA देखिए बार बार बोला जा रहा है, इसके पहले मॉडल पेपर मैं बनाया हूं उसमें भी, अब देखिए मैं मॉडल पेपर कम से कम 5 से 6 साइंस का मॉडल पेपर बना चुका, जिसमें अब कहेंगे कि सर इसके पहले वाले भी पेपर में DNA और RNA दिए, इस वाले मॉडल पेपर में भी DNA और RNA दिए। तो अब देखिए कि मैं 3 से 4 साल का पेपर उठा रहा हूं, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है उन सभी प्रश्नों को मैं ले रहा हूं, एक पास इकट्ठा कर ले रहा हूं, और उन सभी प्रश्नों से आपका एक मॉडल पेपर बनाया जा रहा है, ताकि ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पेपर में आते हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको याद कराया जा सके। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो आते हैं पेपर में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, रिपीट किए जाते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद कर लिएगा। दूरदृष्टि दोष का कारण तथा निवारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम अभी कल ही लिखवाया गया है कोचिंग में, आपको याद करना है किसी भी प्रकार से। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम, एक समान धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। एक समान चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केमिस्ट्री से और केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी सबसे है, ठीक है। विरंजक चूड़ का नाम लिखिए, बनाने की विधि बताइए तथा गुण और उपयोग। अभी को बताया गया है ना विरंजक चूड़ के बारे में, उसको बनाने की विधि, नाम और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। क्यूवन द्वारा एथेनॉल का निर्माण पर टिप्पणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है प्रश्न कि क्यूवन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर टिप्पणी कीजिए। स्टीरीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या प्रश्न दिया हुआ है, स्टीरीकरण से आप क्या समझते हैं। पाचन से आप क्या समझते हैं, अगला प्रश्न है, पाचन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न, उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं। उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। बाबू आपको 100% बताया जा रहा है कि इसी मॉडल पेपर से आपका पेपर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है ये बार बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, ठीक है। आप अगर इतने, क्योंकि पेपर में इतने प्रश्न नहीं आते हैं, कम आते हैं, ठीक है, जो आपको ये पूरे प्रश्नों का संग्रह कम से कम क्या है, लगभग 46 प्रश्न है बाबू। लगभग कितने प्रश्न है, 46 प्रश्न है। 46 में से 15 या 16 आ सकते हैं, लेकिन अब कहेंगे कि सर 46 प्रश्न, बाबू इसी मॉडल पेपर से जो भी प्रश्न बनेंगे इसी मॉडल पेपर से बनेंगे, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे प्रश्न याद कर लीजिए, और 70 में 70 नंबर आप ला सकते हैं बाबू, 70 में 70। चलिए देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम की विवेचना कीजिए। मेंडल के आनुवंशिकता के विवेचना कीजिए। डार्विन की प्रकृतिवाद को उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। मानव नेत्र किसे कहते हैं, विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ओम के नियम क्या है, इसका सत्यापन भी कीजिए। बाबू देखना है, सत्यापन करना है। बायो सेवर्ट का नियम क्या है, बायो
सेवर्ट का नियम क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को लिखिए। ठीक है ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी के नियम को लिखिए। बाबू यह 46 प्रश्न हो गए। वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू आप सभी छात्र घर पे मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से।